आप सभी को एक बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम देख रहे हैं जैसा कि आप क्लास में आपको रुचि दिखा रही हैं और निश्चित है पढ़ाई का ये जो विकल्प आपके सामने हुआ है, हमें विश्वास है निश्चित ही आपसे लाभान्वित होंगे। आज हम प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। ये विद्यार्थी, जैसा कि अब तक हमने प्रकाश की दो मूलभूत घटनाएं उनके बारे में पढ़ा, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में हमने देखा प्रकाश की तीव्रता प्रभावित होती है। इससे आज हम आगे चलते हैं और पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना क्या होती है इसको हम जानने का प्रयास करें। ये विद्यार्थियों, अब तक हमने जाना जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह किरण अवलंब की ओर झुक जाती है। अपवर्तन जब हमने पढ़ा था ये बात जानकारी हासिल की थी। इसके विपरीत जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अवलंब से दूर रहती है। और अपवर्तन का कारण भी हमने कहा था, विभिन्न माध्यमों से प्रकाश के भूमिका अलग अलग। तो हम यहाँ जानना चाहिए कि पहला माध्यम हम लेके चले हैं यहाँ सघन, जिसे जल के रूप में चित्र में दर्शाया गया है। दूसरा माध्यम है विरल वायु के रूप में, और हम देख रहे हैं ये पृष्ठ है AB जो दोनों माध्यमों का विभाजन करते हैं। पहली किरण के रूप में दर्शा रहे हैं जब कोई प्रकाश स्रोत से किसी बिंदु से प्रकाश की किरण चली, दोनों माध्यमों के विभाजनकारी पॉइंट पर आ रही है, पृथककारी पृष्ठ पर आ रही है, तो हम देख रहे हैं ये सघन माध्यम से जाने वाली किरण अवलंब से दूर है। इस प्रयोग को फिर हमने आगे बढ़ाया। हमने जो आपतन कोण है उसका मान पढ़ा, उन्हें इस बिंदु से जाने वाली आपतन प्रकाश किरण को आपतन कोण का मान बढ़ाते हुए एक नया अपवर्तन कोण हासिल किया। और हमने देखा कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है अपवर्तन कोण का मान बढ़ जाता है। और चित्र नंबर हम सेकंड में देख रही हैं कि आपतन कोण के एक विशेष मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। दूसरे चित्र नंबर 3 में हम देख रहे हैं कि आपतन कोण के मान को जब इस आपतन कोण के मान को जब इस थीटा c से भी बढ़ा दिया जाता है तो वह प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इन चीजों के बारे में हम जानना चाहिए। तो पहला हम अध्ययन कर रहे हैं कि अपवर्तन कोण 90 कब होता है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहता है तो आपतन कोण का एक विशिष्ट मान जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, इस कोण को हम आपतन कोण के उस मान को हम क्रांतिक कोण थीटा c कहते हैं। आपतन कोण का विशिष्ट मान, आपतन कोण का विशिष्ट मान जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, क्रांतिक कोण थीटा c कहते हैं। अच्छा, फिर तो आगे चलते हैं। अगर हम आपतन कोण के मान को I को इस थीटा c से अधिक करते हैं तो निश्चित है जहन में हमारे एक बात आएगी और वो ये आएगी, ये जो किरण है अपवर्तित उसके बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौटा है। और यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आपतित जो किरण है
उस प्रकाश की तीव्रता का कोई भी भाग क्षय या लॉस नहीं होता है, यानी आपतित प्रकाश की जो ऊर्जा है वो पुनः उसी माध्यम में आ जाती है। 100% ऊर्जा जो हम आपतित किरण के हिसाब से दे रहे हैं वो ऊर्जा हमें वापस मिलती है। तो क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, ये हम जानना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन दो शर्त हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। पहली शर्त, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। सघन माध्यम से विरल माध्यम जानी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अर्थात छोटी सी बात है, I is greater than C, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अब एक और परिभाषा बता सकते हैं इसकी, सघन माध्यम से संचित होती हुई प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम के पृथक्कारी पृष्ठ से गुजरती है, इस समय आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो वह किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। तो लिखें इसको, सघन माध्यम से संचरित होता हुआ प्रकाश विरल माध्यम के पृथक्कारी पृष्ठ पर जब क्रांतिक कोण थीटा सी से अधिक कोण पर आपतित होता है, तो प्रकाश किरण उन्हें उसी माध्यम में वापिस लौट आती है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के तो हमने जाना पूर्ण आंतरिक परावर्तन में परावर्तित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता के बराबर होती है, अर्थात पृथक्कारी पृष्ठ एक आदर्श दर्पण की तरह व्यवहार करता है। आपतित प्रकाश की कोई भी मात्रा अपवर्तित अथवा पारगमित नहीं होती है। ये बात हमें जानी, दो शर्त हमको जाननी जो आपके सामने बताई गई है। अब हम मान लेते हैं जो परावर्तन का जो अपवर्तन का नियम है उस पर आते हैं, स्नेल के नियम पर। यदि विरल माध्यम वायु तो अपवर्तन के लिए
अपने स्नेल का नियम पढ़ा है, साइन ऑफ आई बटे साइन ऑफ आर बराबर पढ़ा है हमने n2 बटे n1 या n2। तो हम देख रहे हैं आई का मान ले सकते हैं, क्योंकि आई बराबर ले रहे हैं बीटा सी क्रांतिक कोण, तो आर बराबर है n2 बराबर nm सघन माध्यम, n2 बराबर na बराबर e विरल साइन ऑफ यहाँ थीटा सी बराबर साइन ऑफ 90 na बटे n। हम देख सकते हैं साइन ऑफ थीटा सी बराबर na1 बराबर nn, या अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो nn बराबर 1 साइन थीटा सी। ये बच्चों को जानना है। हम देख रहे हैं पदार्थ का अपवर्तनांक और उस पदार्थ के क्रांतिक कोण में जो संबंध है ये परस्पर आपस में व्यतिक्रम होते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण ही हीरा चमकता है। हम विभिन्न पदार्थों के अपवर्तनांक के बारे में जानें और उनके लिए क्रांतिक कोण को हम जान लें तो हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना देख सकते हैं। हीरे के लिए जो हम देख रहे हैं जिसके लिए क्रांतिक कोण का मान अधिक होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा, और जिसके लिए अपवर्तनांक का मान अधिक है उसके लिए क्रांतिक कोण का मान कम होता है। हीरे के लिए अपवर्तनांक का जो मान है 2.42 होता है। अतः इसके लिए जो क्रांतिक कोण है थीटा सी 24.41 डिग्री होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाओं के बारे में हम विचार करते हैं। पहला कोण लेते हैं हम हीरे का चमकना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। नंबर 1 हीरे का चमकना। हीरा जिसका अपवर्तनांक बता गया है 2.42 होता है। हीरे को इस प्रकार तराशा या काटा जाता है कि इसमें जब एक बार प्रकाश प्रवेश कर जाता है तो इनकी विभिन्न फलकों से जो प्रकाश परावर्तित होता है उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। हीरे की एक बार प्रकाश हीरे में प्रवेश करेगा तो विभिन्न फलकों से प्रकाश बार बार परावर्तित होगा, उसका क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हीरे की विभिन्न फलकों को इस प्रकार काटा जाता है, विभिन्न फलकों को इस प्रकार बनाया जाता है जिससे उनकी फलकों से जो प्रकाश परावर्तित हो उसके लिए क्रांतिक कोण का मान, उसके लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक 24.41 डिग्री से अधिक हीरे का चमकना। दूसरी घटना है जो महत्वपूर्ण घटना है जो आती ही रहती है मरीचिका। ये मरीचिका क्या है इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, बच्चों प्रिय विद्यार्थियों, रेगिस्तान में
यानी गर्म प्रदेश में विचरण करने वाले लोगों को गर्मी के दिनों में, ध्यान करें, रेगिस्तान में जो लोग रहते हैं, विचरण करते हैं, उनके लिए गर्मी के दिनों में जलाशय के समान सदृश एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है। अर्थात आपको जलाशय दिखाई देते हैं, वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ये घटना मरीचिका कहलाती है। मरीचिका की घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। होता क्या है प्रिय विद्यार्थियों, गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में जब सूर्य की किरण पृथ्वी पर आती है तो जो आने वाली ऊष्मा है वो जब रेत के संपर्क में आती है तो हम देख रहे हैं ये जो सतह है पृथ्वी की, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह पर गिरता है तो सतह की जो रेत है, बालू है, वो अत्यधिक गर्म हो जाती है और इस बालू के संपर्क में जो वायु है वो भी गर्म हो जाती है। और प्रिय विद्यार्थियों, गर्म वायु हम जानते हैं हल्की होती है, ऊपर की वायु कंपैरिजन में सघन होती है। तो सूर्य तो सुदूर से यानी किसी वृक्ष से आने वाला जो प्रकाश है वो हम देख रहे हैं, ये गर्म माध्यम से कहलाएगा। सुदूर किसी वृक्ष से आने वाला प्रकाश हम देख रहे हैं, ऊपर की किरण चूंकि अपेक्षाकृत कम गर्म है तो सघन है, जो रेत के संपर्क में वायु है वो गर्म है तो विरल है। तो देखने वाला जो कोई भी ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक है, उस वृक्ष को सीधा देख रहा है, ये घटना तो ये हो रही है। दूसरा, उस सुदूर वृक्ष से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी विशेष आपतन कोण पर जब पृथ्वी की सतह पर गिरती है, एक ऐसा कोण बनता है किसी समय कि उस समय आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है और यह प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर पूरे आंखों तक पहुंचता है। देख रहे हैं, तो हमें उस वृक्ष का एक प्रतिबिंब उसकी सीध में दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है। और हम जानते हैं उल्टे प्रतिबिंब हमेशा पानी में बनते हैं, तो हमें उस सुदूर जगह पर जलाशय का एक आभास होने लगता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः जान लें, मरीचिका की घटना रेगिस्तान में होती है, गर्म प्रदेश में होती है, जहां रेत के संपर्क की वायु गर्म हो जाती है, ऊपर की वायु अपेक्षाकृत हल्की होती है। जब सूर्य वृक्ष से आने वाला प्रकाश है रेत के संपर्क में आता है तो आपतन कोण का मान पर्टिकुलर कभी विशेष स्थिति में क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो वो प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर हमारी आंख तक पहुंचता है। इस स्थिति में हम देख रहे हैं वृक्ष को हम सीधा भी देख रहे हैं तो हमें वो दिखाई देता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वो वृक्ष हमें उसकी सीध में उल्टा दिखाई देता है और हम जानते हैं उल्टे जो प्रतिबिंब में हमेशा पानी में दिखाई देते हैं, तो हमें जलाशय का वहाँ भ्रम हो जाता है, जबकि ऐसा कोई जलाशय वहाँ होता नहीं है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आता है। एक तीसरा उदाहरण हम देते हैं, प्रकाशीय तंतु। प्रकाश ऑप्टिकल फाइबर जिन्हें कहा जाता है, प्रकाशीय तंतु दृश्य विजुअल और ऑडियो दोनों प्रकार के संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। वहां यानी ऑप्टिकल जो ये फाइबर है बहुत महीन, जिनका व्यास बाल के आकार के बराबर होता है, ये ऑडियो विजुअल सिग्नल्स को काफी दूर तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित हैं। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। पूछा जा सकता है, ये इसका जो व्यास है बेलनाकार एक लंबी नली होती है जिसे तंतु कहा जाता है, इसमें काफी आपको तरीके से बड़ी करके दिखाई गई है। प्रकाशीय तंतु
एक बेलनाकार लंबी नली जिसका व्यास बाल के बराबर होता है। ये इसकी दो परत होती है, जो बाहर का जो अंदर का आवरण है, आंतरिक जो आवरण है, देख रहे हैं चित्र में, आंतरिक जो आवरण है इसे क्रोड़ कहा जाता है। आंतरिक पृष्ठ को क्रोड़ कहा जाता है। जो इसका बाह्य आवरण है इसे क्लैडिंग, क्या बोलते हैं हम, क्लैडिंग कहते हैं। बाह्य आवरण होता है ये, क्लैडिंग के रूप में कहा जाता है। क्रोड़ के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है इसका उच्च होता है अंदर के भाग का, और ये जो क्लैडिंग है जिसे हम आवरण कहते हैं, इसका एम अपेक्षाकृत क्रोड़ के निम्न होता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण बहुत छोटा होता है, बाल के बराबर इसका व्यास है, तो बहुत छोटे कोण पर जब प्रकाश इस प्रकाश तंतु में प्रवेश करता है, यानी दोनों के उभयनिष्ठ पृष्ठ पर, क्लैडिंग और क्रोड़ के उभयनिष्ठ पृष्ठ पर यह प्रकाश इसमें प्रवेश करता है, तो हम देख रहे हैं किरण अंदर का आवरण सघन माध्यम हो गया, क्रोड़ का अपवर्तनांक अधिक है, आवरण यानी क्लैडिंग का अपवर्तनांक कम है। तो ये प्रकाश की किरण जो इस प्रकाशीय तंतु में प्रवेश करती है, भीतर के पृष्ठ से, जिसे क्रोड़ कहा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है। तो ये अंदर के पृष्ठ से बार बार इस प्रकाशीय किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, और अंत में ये किरण इस तंतु से बाहर आए। तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकाशीय तंतु के माध्यम से हम काफी घटनाओं को अवलोकित करते हैं, और इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना है कि प्रकाशीय तंतु के माध्यम से हमारे प्रकाशीय संकेत शरीर के अंदर पहुंचाए जाते हैं, जिससे हम आंखों की जानकारी, आमाशय की जानकारी, और भी शरीर के जो आंतरिक भाग हैं उनकी आंतरिक स्थिति का हम अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकाशीय तंतु के माध्यम से हमारे जो पेट की विभिन्न जानकारियों को हासिल करने का तरीका है उसे हम एंडोस्कोपी कहते हैं। हम आमाशय, आंख, दृशिका, इनके दृश्य अवलोकन के लिए प्रकाशीय तंतु का उपयोग करते हैं। इस प्रकाशीय तंतु को हम लाइट पाइप भी कहते हैं। तो प्रकाशीय तंतु आप देखें उच्च गुणवत्ता के कांच से या क्वार्ट्ज से बनाए जाते हैं। तो तीन घटना हमने पढ़ी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। हीरे का चमकना, हीरे की विभिन्न जो फलक है उनको इस तरह से बनाया जाता है कि उस पर जो आपका प्रकाश है उनके लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, यानी कि थीटा सी इज ग्रेटर देन आई इज ग्रेटर देन थीटा सी 24.41। मरीचिका में पृथ्वी के संपर्क की वायु विरल किसी दूर से ऊपर से आने वाली, रक्त से आने वाली सघन होती है, उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो उस बिंब का प्रतिबिंब उसकी सीध में उल्टा दिखाई देता है, तो हमें जलाशय का भ्रम होता है। प्रकाशीय तंतु ऑडियो और विजुअल सिग्नल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संप्रेषित करते हैं। प्रकाशीय तंतुओं के माध्यम से हम हमारे, जैसे हम पेट है तो आंखों का, आमाशय का, ग्रसिका का, विभिन्न भागों का दृश्य अवलोकन करते हैं। तो ये तीन घटनाएं आज हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ी। अब हम कुछ उनके एग्जाम्पल्स पढ़ना चाहेंगे। पहला एग्जाम्पल आपके लिए हम रख रहे हैं, लिख सकते हैं पहला एग्जाम्पल। यदि एग्जाम्पल है, यदि हीरे का अपवर्तनांक, ध्यान से सुनो, यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 डिग्री है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, 2.42 है, तो उसके लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करो। तो थीटा सी का मान ज्ञात करो। तो हमने अभी न्यूमेरिकल पढ़ा, एक सरल न्यूमेरिकल पढ़ा, हमने पढ़ा, हम जानते हैं कि पदार्थ का अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में जो संबंध है उसको दोहराना चाहेंगे हम। पदार्थ के अपवर्तनांक
क्रांतिक कोण के संबंध से। n बराबर 1 साइन ऑफ थीटा से। चूंकि हमें ज्ञात करना है अपवर्तनांक दिया गया है n बराबर 2.42 डिग्री, तो हम ज्ञात कर सकते हैं साइन ऑफ थीटा सी का मान। साइन ऑफ थीटा सी बराबर 1/n 1/1/2.42 0.4132 साइन ऑफ थीटा सी का मान आता है इस तरह से। और ये हम आई से निकाल रहे हैं, थीटा सी निकाल रहे हैं। साइन इनवर्स 0.4132 ध्यान दें, और थीटा सी का मान आता है 24.4। इस तरह से हीरे के पदार्थ का अपवर्तनांक 2.42 डिग्री दिया गया और हमने उस हीरे के पदार्थ के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात किया। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में जाने हैं, तो अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान सुने। किसी माध्यम से प्रकाश हवा में प्रवेश करता है तो प्रकाश कण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पढ़ाई किसी माध्यम से, सघन माध्यम से हवा में प्रवेश कर रहा है तो प्रकाश कण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इस समय माध्यम से हवा में, यदि माध्यम से हवा में क्रांतिक कोण 30 डिग्री है तो पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करिए, या माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। सॉल्यूशन दिया है थीटा सी बराबर 30 डिग्री। चूंकि पढ़ा है n बराबर 1 साइन थीटा सी, n का मान हमें ज्ञात करना है, अपवर्तनांक का मान ज्ञात करना है। n बराबर 1 साइन 30 और साइन 30 का मान हम जानते हैं, पढ़ते आए हैं। साइन 30 बराबर होता है 1/2, तो n बराबर 1/1/2, n बराबर 2। जिस पदार्थ के लिए क्रांतिक कोण का मान 30 डिग्री है, उस पदार्थ के लिए, उस माध्यम के लिए अपवर्तनांक n बराबर 2 प्राप्त हो चुका है। तीसरा एग्जाम्पल पढ़ना चाहते हैं, इसके बाद सुनेंगे ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 2। देखें ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 2 इसकी स्टडी करना चाहते हैं। एक प्रकाश तंतु रेखा के कोण का अपवर्तनांक 1.47 करोड़ का अपवर्तनांक, जो अंदर है माध्यम है करोड़, सघन माध्यम करोड़ का अपवर्तनांक। क्या दिया है? 1.47। और जो बाहर का आवरण है, जिसे हम अधिपट्टन या क्लैडिंग कहते हैं, क्लैडिंग का अपवर्तनांक दिया गया है हमें 1.31। तो आपतन कोण आई जिसके लिए प्रकाश तंतु में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, आई का मान हमें क्या है? क्योंकि आई इज ग्रेटर देन थीटा सी। अच्छा, हम एक बात करें थीटा सी की। साइन ऑफ थीटा सी बटे साइन ऑफ आर बराबर n2 बटे n1 पढ़ा है। अच्छा, अब साइन ऑफ थीटा सी चूंकि हमें ज्ञात करना है,
साइन ऑफ 90 ये क्लैडिंग है, दूसरा माध्यम, और पहला माध्यम क्रूड है। N1 क्रूड और N2 है क्लैडिंग। साइन ऑफ थीटा C बराबर N2 बटे N1 हम देख रहे हैं इसके लिए। तीसरा एग्जाम्पल आज का अपना, और हम थीटा C ज्ञात करना चाहें, क्रांतिक कोण ज्ञात करना, हम आपतन कोण का मान ज्ञात करना चाहते हैं आई ग्रेड थीटा C, तो थीटा C के लिए ज्ञात करें साइन इनवर्स N2 बटे N1, क्योंकि बस ऑर्डर में लास्ट है आई ग्रेटर देन थीटा C बराबर साइन इनवर्स N2 है हमारा दूसरा माध्यम, परिपटक 1.31 बटे 1.47, और हम ज्ञात करना चाहते हैं आई ग्रेटर देन 1/1.31 है 1.43 0.89 डायरेक्ट। इस तरह से हमने जो प्रकाशीय तंतु है उसमें जाने वाला जो प्रकाशीय सिग्नल है उसके लिए आपतन कोण का मान ज्ञात किया। आई और इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं, तो आई इज ग्रेटर देन 63 डिग्री। अगर प्रकाश की जो सिग्नल है उसको प्रकाशीय तंतु से भेजा जाए, पड़ा था प्रकाशीय तंतु, उसके लिए हमारे पास भेजा जाने वाला प्रकाश है, आपतन कोण का मान 63 डिग्री से अधिक होगा, तो ये प्रकाश के जो सिग्नल है इस प्रकाश तंतु से पार हो जाएगा, और इस प्रकाश के तंतु का उपयोग शरीर की एंडोस्कोपी करने में, एंडोस्कोपी बताया था किन अंगों के लिए होती है, आंखों के लिए, आमाशय के लिए, दृष्टा के लिए, और हम उन अंगों का प्रकाशीय अवलोकन कर सकते हैं, दृश्य अवलोकन कर सकते हैं, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रक्रिया से कोई भी डॉक्टर इन अंगों को देखकर उन अंगों का हमारा इलाज कर सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट समरी में हम एक बात कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पढ़ी हमने। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश का 100% परावर्तन होता है, प्रकाश की तीव्रता में कोई भी कमी नहीं आती है, प्रकाश की ऊर्जा बिल्कुल जो है 100% है वही बनी रहती है। पर इसके लिए हमें दो शर्तों का पता होना चाहिए, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना होगी। और दूसरी सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है, आपतन कोण का मान, आई का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है, आज के साथ बहुत बहुत सही विद्यार्थियों को रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में जाना हमने, अब आगे के लिए हम कल फिर